एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 22 जुलाई 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 1 इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ न्यूयॉर्क शहर, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी ब्रसल्स, ऑप्शन डी वियना। आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है। ब्रसल्स यूरोपीय संघ की वास्तविक राजधानी है और कई यूरोपीय संघ संस्थानों की मेजबानी करता है। वियना ओपेक और IAEA जैसे संगठनों का घर है। एग्जाम फैक्ट। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतरसरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुगम बनाता है। इसकी आधिकारिक स्थापना 1995 में माराकेश समझौते के तहत हुई थी, जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का उत्तराधिकारी था। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतरसरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुगम बनाता है। इसकी आधिकारिक स्थापना 1995 में माराकेश समझौते के तहत हुई थी, जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का उत्तराधिकारी था। अंतर्राष्ट्रीय मामले ध्यान दें। क्वेश्चन 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में प्रवेश करने की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? ऑप्शन अ भारत की संसद, ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत की प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विदेश मंत्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत की राष्ट्रपति कार्यकारी का संवैधानिक प्रमुख है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करती है। हालांकि यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है। संसद कुछ संधियों की पुष्टि या अनुमोदन करती है, लेकिन उनमें प्रवेश करने के लिए कार्यकारी शक्ति नहीं रखती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर कार्य करता है। विदेश मंत्री विदेश नीति का निष्पादन करती है, लेकिन संधियों में प्रवेश करने के लिए संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है। एग्जाम फैक्ट। भारत की राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। वे संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुनी जाती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति कार्यकारी का संवैधानिक प्रमुख है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करती है। हालांकि यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। वे संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुनी जाती हैं। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3 गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान NITTTR किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन अ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTTR संस्थान शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले स्वायत्त निकाय हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सीधे NCVET जैसे निकायों की देखरेख करता है, न कि सीधे NITTTR। श्रम और रोजगार मंत्रालय मुख्य रूप से श्रम कल्याण और नीतियों से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट। NCVET राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च नियामक है।
ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान एन। दूसरा पॉइंट, NCVET, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च नियामक है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। टॉपिक चेंज, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन 4, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मुख्य रूप से हाथ से मैला धोने वालों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और भारत में उनके पुनर्वास का प्रावधान करता है? ऑप्शन अ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ऑप्शन बी, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। ऑप्शन सी, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशेष रूप से मैला धोने पर रोक लगाता है और इसमें लगे लोगों के पुनर्वास का लक्ष्य रखता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इन समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को संबोधित करता है, लेकिन सीधे मैला धोने पर रोक नहीं लगाता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक व्यापक मुद्दा है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, जो यहाँ प्राथमिक ध्यान केंद्रित नहीं है। एग्जाम फैक्ट, हाथ से मैला धोने में सूखे शौचालयों और सीवरों से हाथ से मानव मल को हटाना शामिल है, एक प्रथा जिसे मानवीय गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशेष रूप से मैला धोने पर रोक लगाता है और इसमें लगे लोगों के पुनर्वास का लक्ष्य रखता है। दूसरा पॉइंट, हाथ से मैला धोने में सूखे शौचालयों और सीवरों से हाथ से मानव मल को हटाना शामिल है, एक प्रथा जिसे मानवीय गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब राज्य व्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 5, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अ, सैयद गयूर उल हसन रिजवी। ऑप्शन बी, हरजीत सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन सी, इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन डी, KG बालकृष्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरजीत सिंह ग्रेवाल। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। सैयद गयूर उल हसन रिजवी और इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। KG बालकृष्णन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई है। ये भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, हरजीत सिंह ग्रेवाल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई है। ये भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 6, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए कौन सा भारतीय शहर तैयार है? ऑप्शन अ, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, चंडीगढ़। ऑप्शन डी, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़।
अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए चंडीगढ़ को मेजबान शहर नामित किया गया है। नई दिल्ली राजधानी है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मेजबान शहर नहीं है। मुंबई एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, लेकिन मेजबान शहर नहीं है। बेंगलुरु एक प्रमुख IT शहर है, लेकिन इस बैठक के लिए मेजबान शहर नहीं है। एग्जाम फैक्ट: ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी स्थापना 2009 में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए चंडीगढ़ को मेजबान शहर नामित किया गया है। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी स्थापना 2009 में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सरकारी योजना: ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह मंत्रालय ग्रामीण विकास की पहल और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प गलत है क्योंकि यह मंत्रालय मुख्य रूप से कृषि नीतियों से संबंधित है। विकल्प बी गलत है क्योंकि यह मंत्रालय वित्तीय नीति और आर्थिक मामलों को संभालता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह मंत्रालय सामाजिक न्याय और हाशिए के समूहों के सशक्तिकरण को संबोधित करता है। एग्जाम फैक्ट: DAYNRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को कम करना है, मुख्य रूप से उन्हें स्वयं सहायता समूहों SHG में जुटाकर। मिशन ग्रामीण गरीबों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और उन्हें वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट, DAYNRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को कम करना है, मुख्य रूप से उन्हें स्वयं सहायता समूहों SHG में जुटाकर। मिशन ग्रामीण गरीबों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और उन्हें वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन अ 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2005। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2000। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। विकल्प 1998, 2002 और 2005 PMGSY योजना के लिए गलत लॉन्च वर्ष हैं। एग्जाम फैक्ट: PMGSY का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट, PMGSY का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। टॉपिक चेंज: सरकारी योजना। क्वेश्चन 9, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD को एक पुरस्कार निकाय दोहरी के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन अ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, ऑप्शन बी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET, ऑप्शन सी
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में मान्यता प्रदान करने वाले निकायों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है और इसने आधिकारिक तौर पर NRD-NPR को मान्यता दी है। NSDC कौशल विकास कार्यान्वयन में शामिल हैं, लेकिन ये पुरस्कार देने वाले निकायों के लिए प्राथमिक मान्यता प्राधिकारी नहीं है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नीति निर्धारित करता है, लेकिन NCVET मान्यता के लिए विशिष्ट नियामक निकाय है। AICTE तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरस्कार देने वाले निकायों को नहीं। एग्जाम फैक्ट: NCVET भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यापक नियामक के रूप में कार्य करता है, जो गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करता है। NIRD-NPR ग्रामीण विकास और पंचायती राज में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में मान्यता प्रदान करने वाले निकायों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है और इसने आधिकारिक तौर पर NRD-NPR को मान्यता दी है। दूसरा पॉइंट, NCVET भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यापक नियामक के रूप में कार्य करता है, जो गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करता है। NIRD-NPR ग्रामीण विकास और पंचायती राज में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 10, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CHTI किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन अ, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CHTI राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है। हिंदी का सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इसकी राजभाषा का प्रचार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देता है, जो एक अलग क्षेत्र है। एग्जाम फैक्ट: राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए सन 1975 में की गई थी। भारत की राजभाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान C। दूसरा पॉइंट, राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए सन 1975 में की गई थी। भारत की राजभाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। Q2, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में प्रवेश करने की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? भारत की राष्ट्रपति। Q3, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान NITTTR किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? शिक्षा मंत्रालय। Q4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मुख्य रूप से हाथ से मैला धोने वालों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और भारत में उनके पुनर्वास का प्रावधान करता है? मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। Q5, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत सिंह ग्रेवाल। Q6, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए कौन सा भारतीय शहर तैयार है? चंडीगढ़। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ग्रामीण विकास मंत्रालय।
Q8 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2000। Q9 किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD को एक पुरस्कार निकाय दोहरी के रूप में मान्यता दी? राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET। Q10 हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CHTI किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? गृह मंत्रालय। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।